हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन हिस्टोपीडिया। भारतीय इतिहास के इस आर्य कंपटीशन की बुक रीडिंग सीरीज में जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। अभी जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को हम लोगों ने देखा, अभी जो विदेशी यात्रियों के कुछ विवरण होते हैं उनको देखेंगे भारत के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो इसमें पहला ये स्काईलैक्स ईरानी शासक डेरियस का एक सैनिक था। हिकेटियस मिलेटस नामक यूनानी लेखकों की रचनाओं से भारत की केवल सिंधु घाटी क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त होता है। ये दोनों ही लेखक हेरोडेटस के पूर्ववर्ती हैं, पहले से थे। टेसियस, ये ईरानी राजवैद कभी भारत नहीं आया। इसने ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषय ज्ञान प्राप्त करके लिखा। इसने भारत पर इंडिका एवं भारत पर पर्शिका नामक इतिहास लिखा है। हेरोडोटस, इतिहास का पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। हेरोडोटस भी कभी भी भारत नहीं आए। निराकस, सिकंदर के जहाजी बेड़े का जो सेनापति था, जल सेनापति। और ओनेसिक्रिटस, इसे सिकंदर की जीवनी लिखी। तो सिकंदर की जीवनी किसने लिखी? ओनेसिक्रिटस। और एरिस्टोबुलस, इसने युद्धों का इतिहास नामक पुस्तक में भारत के बारे में लिखा। यह सिकंदर के साथ भारत आया था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति भी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया। मेगास्थनीज 14 वर्ष भारत में रहा। इनकी पुस्तक है इंडिका। मूल रूप से ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती जो बाद के यूनानी लेखक आते हैं, स्पेशली स्ट्रैबो, ये प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, डायोडोरस, इनकी रचनाओं में इंडिका के उद्धरण प्राप्त होते हैं। 1846 ईस्वी में इस नावेक ने इन उद्धरणों को एक ही स्थान पर संग्रहित कर इंडिका पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 1891 में J.W. मैनक्रिंडल ने इंडिका को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया। डायमेकस सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा। और डायोनिसियस, ये मिस्र के नरेश टॉलमी सेकेंड या फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आए थे, डायोनिसियस। और प्लिनी द एल्डर प्रथम शताब्दी में 75 ईस्वी के आसपास लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका इनकी बुक है। इसके 6ठे अध्याय में दिया गया है कि भारत का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। प्लिनी इटली का नागरिक था। इसने भारत इटली के मध्य व्यापार का वर्णन किया है। प्लिनी रोम में भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए दुख प्रकट करता है, क्योंकि पहली शताब्दी में हमारे यहाँ यूरोपियन से जो यूनानी साम्राज्य था उससे काफ़ी व्यापार होता था, स्पेशली काली मिर्च के। और प्लिनी ने उसके बारे में ही लिखा है कि कैसे इस व्यापार के माध्यम से यूरोप है, जो यूनान का है, सारी धन संपदा भारत में आ रही है। तो उन्होंने इस पर उस टाइम पे प्रकाश डाला था इस बात का। बाद में ये व्यापार कम हो जाते हैं 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद, क्योंकि सामंती व्यवस्थाएं आ जाती हैं भारत में और कृषि एक क्षेत्रीय प्रोडक्शन के लिए बस होने लगता है। टॉलमी, इसने ग्रीक भाषा में 150 ईस्वी के आसपास ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। एक अज्ञात लेखक की ग्रीक भाषा में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्रथम शताब्दी ईस्वी के बंदरगाहों के व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। ये 80 से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई है। इसमें लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन है। एरिथ्रियन सी का अर्थ है लाल सागर। और विल्फ्रेड हार्वेसॉफ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। फिर प्लूटार्क पैरेलल लाइव्स मोरालिया, लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तक लिखी। एंड जस्टिन ने सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी।
तो ये देखिए जस्टिन हुए, प्लूटार्क हुए और साथ में ये प्लिनी, ये सब स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, डोडोरस, मेगास्थनीज की जो बुक है इसके सबके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। इससे ही आज की जो इंडिका है उसे संकलित किया गया है। जस्टिन के साथ सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी, ये जस्टिन का कथन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और यूनानी क्षत्रियों की हत्या कर दी। तो इनकी बुक है एपिटोम, सार संग्रह। स्ट्रैबो ये भी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी में थे। ने ईसा की प्रथम शताब्दी में ग्रीक भाषा में जोग्राफिका नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। यह 17 खंड में है। इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रैबो ने डायमेकस को सबसे झूठा तथा मेगास्थनीज को डायमेकस के बाद सबसे झूठा बताया है। तो ये स्टेटमेंट आता है मेगास्थनीज को कि मेगास्थनीज को ये वाला कि झूठा किसने बताया है और डायमेकस को सबसे बड़ा झूठा, तो स्ट्रैबो ने। एरियन 92 ईस्वी से लेके 175 ईसा की दूसरी शताब्दी में एरियन ने इंडिका और सिकंदर पर आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे। मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित था यह एरियन। इसके अलावा पेट्रोक्लीज, इसने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा। इसने भारत संबंधी वर्णन की। स्ट्रैबो तथा सिकंदरिया के पुस्तकाध्यक्ष एरेटोस्थेनीज ने प्रशंसा की। कॉस्मस, ये है कॉस्मस इंडकोल्प्लेस्टेज 530 से 525 ईस्वी में यानी 6वीं शताब्दी में नाम से विख्यात इस यूनानी भिक्षु ने समुद्री मार्ग एवं भारत एवं श्रीलंका की यात्रा की। इसने अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में 6वीं शताब्दी ईस्वी की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है। कॉस्मस का उपनाम भारतीय नाविक है। द इंडोकोल्प्लेस्टेज कॉस्मस की वह यूनानी भिक्षु था जो यहाँ आकर बौद्ध बन गया। तो इसे भी याद रखें। इसके बाद कुछ चीनी लेखक हैं, इनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री भारत को यीन तू कहते हैं। तो चीनी यात्री ने भारत को अपनी लैंग्वेज में यीन तू कहा है। समाचीन, ये समाचियन कहीं आता है इसको। तो ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे चीन का और सर्वप्रथम इतिहासकार हैं, इसलिए चीनी इतिहास का जन्मदाता करते हैं। सुमाचीन या समाचियन कहते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है हिंदी में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास पर ग्रंथ लिखा जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। फायान, ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी में 15 वर्ष तक भारत में आए। इन्होंने कहीं भी राजा का नाम उल्लेख नहीं किया है। तो फायान ने कहीं भी राजा का नाम उल्लेख नहीं किया है। इसकी यात्रा बौद्ध उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना था। फायान ने फ्यूको की नामक पुस्तक में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। फायान स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से चला गया। फायान ने मध्य देशों के ब्राह्मण का देश था 6 अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है। तो वेनसांग यह हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं 7वीं शताब्दी में। 1600 वर्ष तक भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। इसने यात्रा विवरण सियुकी नाम से की, जबकि फायान ने फूक्यो की। तो वेनसांग, इनको कहीं हिंदी में युआन चुआंग लिखा रहता है, को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम यानी तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया है। वेनसांग स्थल मार्ग से आया एवं स्थल मार्ग से ही चला गया। तो ये स्थल मार्ग से आए और स्थल मार्ग से ही चले गए, जबकि फायान स्थल से आए और जल मार्ग होते हुए कंबोडिया होते हुए साइड चले गए, थाईलैंड। तो वह सर्वप्रथम भारत में कपिसा राज्य पहुंचा। वेनसांग जब भास्कराचार्य के दरबार में था तब वह हर्ष ने वेनसांग को भेजने को कहा। तब भास्कर वर्मा जो असम के थे, कामरूप के, तो वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। वेनसांग एवं हर्ष की पहली भेंट
का जंगल बंगाल में हुई। ह्वेनसांग ने क्षुद्रों को कृषक कहा है। तो इसके बाद आते हैं, ह्वेनसांग के बाद 7वीं शताब्दी में ही इत्सिंग, यह चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में अंत में भारत में आया। यह नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक ग्रंथ की, जिसमें 56 बौद्ध भिक्षुओं और 56 बौद्ध यात्रियों का वर्णन है। इत्सिंग समुद्री मार्ग से भारत आया और समुद्र मार्ग से ही वापस चला गया। फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग यात्रा वृत्तांतों को अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ है। हुई ली, ये ह्वेनसांग का जीवनी लिखी है इन्होंने, हुई ली ने। और ये हैं मात्वा लिन, इसने हर्ष के पूर्वी अभियान का वर्णन किया है। चाओ जू हुआ, इसने चोल इतिहास का विवरण लिखा है। चू फांची नामक पुस्तक में दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी गई है। चाओ जू हुआ की पुस्तक से मध्यकालीन चोल युगीन न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सुंग यून, यह चीनी यात्री बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने भारत आया था। तो 515 से 522 के बीच मध्य गांधार की यात्रा की। वांग स्वास वांग वेंस से इस चीनी यात्री ने 3 बार भारत की यात्रा की। और ये है लास्ट में महुयान, जो 15वीं शताब्दी में भारत आते हैं, मिडल टाइम में 1451 में। तो इसे याद रखिए, महुयान। अरब यात्री जो अब आते हैं उसमें हैं अल-बिरूनी, सुलेमान, अल-मसूदी, इब्न खालदून आदि प्रमुख रूप से हैं। अल-बिरूनी ने तहकीक हिंद किताबुल हिंद लिखी। वह महमूद गजनवी का राज ज्योतिष था। उसने गीता, पुराण और वाल्मीकि ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया। अल-बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की कठोर टिप्पणी करते हुए लिखा कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने या व्यवसाय या दूसरे से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं थी। सुलेमान, जो 9वीं शताब्दी में आते हैं, भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। तो सुलेमान 9वीं शताब्दी में आते हैं। तभी इधर पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा होता है। उसने पाल शासक को रोहमा, राष्ट्रकूट शासक को बल्लर एवं राष्ट्रकूट की राजधानी जो मान्यखेत है उसे मंकीर कहा है। सुलेमान लिखता है कि बल्लर जो राजपूत राज्य को बल्लर कहा है कि जुर्ज राजा कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार नरेश के साथ शत्रुता थी। जाहिर है उस टाइम हम त्रिकोणीय संघर्ष देखते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों की कन्नौज के लिए। तो सुलेमान के अनुसार बल्लर यानी कि राष्ट्रकूटों का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में एक था। इसने अखबार उल सिंध वाल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। सुलेमान ने सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। इसके बाद आते हैं अल-मसूदी। अल-मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। 1915 से 16 में बगदाद के यात्री अल-मसूदी ने प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजाओं के विषय में अपने ग्रंथ मुजरुल जहाब, ये इंपॉर्टेंट बुक है, मुजरुल जहाब अल-मसूदी की लिखा। यह प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया। यह प्रतिहार शासकों को अल-मसूदी ने बौर कहा है, जबकि बल्लर राष्ट्रकूटों को सुलेमान ने कहा है। तो अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बल्लर कहा है। तो बल्लर, सुलेमान और अल-मसूदी दोनों ने राष्ट्रकूटों को बल्लर कहा है और प्रतिहार को अल-मसूदी ने बौर कहा है। इब्न खालदून 1864 ईस्वी में फारसी भूगोलविद्ता जो किताबुल मसालिक उल ममालिक मार्गों एवं राज्यों की पुस्तिका है नामक ग्रंथ लिखी। इसने भारतीय समाज को 7 जातियों का वर्णन किया है। इसमें हैं 100 कुफरिया, 7 क्षत्रिय, इस वर्ग में राजा चुने जाते थे। कतरिया, तो ये कहीं एग्जाम में आया है, 100 कुफरिया और कतरिया क्या थी। तो एक 9वीं-10वीं शताब्दी में अरब यात्रियों ने अपने यात्राओं वर्णन में एक राजपूत जातियों में एक क्लासिफिकेशन, मतलब ये एक जाति के रूप में इन्हें वर्णित किया है। क्षत्रिय, तो 100 कुफरिया थे, ये सब क्षत्रिय थे, राजा वर्ग चुने जाते थे। और कतरिया भी, ये भी एक क्षत्रिय ही थे। के अलावा थर्ड है ब्राह्मण, वैसुरिया, वैश्य, सुदारिया, शूद्र, सांडालिया, चांदाल को कहते थे। और लहुद खानाबदोश जनजातियों को कहते थे अरब यात्रियों के अनुसार। स्पेशली इब्न खालदून ने ये सब क्लासिफिकेशन दिए है अपने पुस्तक में। इब्न खालदून ने लिखा कि कभी भी वृद्ध मनुष्य तीर्थ स्थलों में पानी में डूबकर या अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेते थे
अल बिलादुरी इसे 9वीं सदी ने फुतु उल बुल्दान नामक ग्रंथ लिखा। इसके विवरण में देवल स्मृति में प्रतिपादित शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है, जिसके द्वारा जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता था। अल इदरसी इसे नन्हुजुल मुश्ताक नामक ग्रंथ की रचना की 11वीं शताब्दी में भारतीयों के चरित्र एवं न्यायप्रीत्या की प्रशंसा करता है। तो भारतीयों द्वारा की जाने वाली वृक्ष पूजा, सूर्य पूजा का भी उल्लेख करता है अल इदरसी। अबू ज़ैद 916 में इसने भारत और चीन की यात्राएं की थी तथा दोनों देशों का तुलनात्मक वर्णन किया। इसने सिलसिला उत तारीख, तो अबू ज़ैद की पुस्तक है सिलसिला उत तारीख। और इब्न हौकल अशकाल उल बिलाद भारत के बारे में जानकारी दी। इब्न हौकल ने 943 से 59 में भारत का यात्रा किया। तो इब्न हौकल की पुस्तक है किताब अल सूरत अल अद। इसने इस्तिखारी के कार्यों का उल्लेख किया है। अल इस्तिखारी ने किताब उल अकलीम तथा मसालिक उल ममालिक की रचना की, जिसमें भारत विषयक जानकारी है। इस्तिखारी ईरान में इस्तिखार शहर का निवासी था। 951 ईस्वी में भारत आया है। अल इस्तिखारी सिंध में इब्न हौकल से भी मिला। इस्तिखारी पवन चक्की के बारे में सबसे पहला उल्लेख करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस्तिखारी हैं, इन्होंने पवन चक्की के बारे में सबसे पहला उल्लेख किया है। इस्तिखारी ने विश्व मानचित्र भी बनाया। मार्को पोलो, ये इटली का जो वेनिस का निवासी था मार्को पोलो, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते थे। और जो प्राचीन भारत में है उसे हर्षवर्धन को वेनसांग को कहा जाता है। तो पांड्य शासक कुलशेखर मारवर्मन के समय मार्को पोलो भारत आया था। मार्को पोलो ने काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का उल्लेख किया है। मार्को पोलो ने 1288 ईस्वी में चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में भी गया। मार्को पोलो रेशम मार्ग की यात्रा करने वाला संभवतः प्रथम यूरोपीय था। तो ये हैं स्रोत कुछ जो विदेशी यात्रियों के बुक्स में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अरबी जो हैं वो भारत में आए ही हैं, लेकिन इब्न हौकल, अल इस्तिखारी और स्पेशली इन्होंने पवन चक्की का जो उल्लेख किया है, मार्को पोलो, ये सब इम्पोर्टेंट हैं कुछ। और इसके अलावा कुछ ये हैं जो काल निर्धारण का है संवत। तो कली संवत, इसका पीरियड 3102 ईसा पूर्व है। यह महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद राजा परीक्षित के जन्म के समय से प्रारंभ होता है। तो 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 57 से 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रारंभ किया था। वर्तमान में भी यह भारत में संवत प्रचलित है, विक्रम संवत। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया। शकों द्वारा दीर्घकाल तक संवत को काम में लेने के कारण से शक संवत कहा गया। शक संवत ही भारत का राष्ट्रीय संवत है। तो भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शक संवत से लिया गया है। और जनरली ये महीने में जो साल में 22 या 23 मार्च को इसकी नया वर्ष होता है। तो विक्रम संवत शक संवत के आरंभ में के बीच 135 वर्ष का अंतर आता है। तो ये भी देख लीजिए कि विक्रम संवत जो 57-58 ईस्वी में और ये 78, इनके बीच के 135 साल का अंतर है। गुप्त संवत 319 से 20 में इसका प्रवर्तक गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। गुजरात के वल्लभी में मैत्रक शासकों द्वारा इस संवत का प्रयोग किया गया था, अतः इसे वल्लभी संवत भी कहा जाता है। अलबरूनी में गुप्त संवत का उल्लेख करता है। कलचुरी चेदी संवत 248 ईस्वी में इस संवत की स्थापना पश्चिमी भारत के आभीर वंशी नरेश ईश्वर सेन द्वारा की गई। बाद में इसे कलचुरी व चेदी शासकों द्वारा भी अपना लिया गया। त्रिकुट नामक एक छोटे से वंश द्वारा मुस्लिम आक्रमणों के काल तक मध्य भारत में यह संवत प्रचलित रहा। हर संवत ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे के उतने, लेकिन आप ऊपर के देखिए ध्यान से। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा चलाया गया नेपाल लेखों में इस संवत का प्रयोग होता है। कलिंग संवत इसे महाभारत युद्ध के समय प्रारंभ माना जाता है। संवत का प्रयोग दक्षिण भारत में अब भी पंचांग बनाने में किया जाता है। कलिंग संवत का ये है सप्तवर्षीय संवत। लौकिक संवत भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी तक कश्मीर में प्रचलित था। आनंद विक्रम संवत 1192 में इसका प्रयोग पृथ्वीराज दासो चंद्रबरदाई ने किया था। और चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य
ने सिंहासनारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ कराया। तो बंगाल में लक्ष्मण संवत, नेपाल में नेवार संवत, मलाबार में कुल्लम संवत, श्रीलंका में बुद्ध संवत तथा जैन मतवादियों का महावीर संवत प्रचलन में रहे हैं। तो इस तरह का ये हम सोर्स के बारे में देखें। अब मेन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पन साइड को शुरू करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।